श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे अपना 11वां अध्याय जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब कॉमर्स के बारे में तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको अपन कहते हैं वाणिज्य, यानी कि जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। वस्तुओं के साथ साथ इसमें सेवाओं का भी क्रय विक्रय किया जाता है और उसके बदले में हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। अब लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से जब हम वस्तुओं का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, व्यावसायिक लेन देन या सूचना आदान प्रदान का कोई भी वह रूप जिसमें सूचना या संचार तकनीक का उपयोग किया जाता है। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का जब आदान प्रदान किया जाता है तो उसमें टेक्निक का यूज किया जाता है, या कुल मिला के कहें इंटरनेट का यूज किया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। अब अपन देखें कि जो इंटरनेट का यूज है वो 90 के दशक से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और आधुनिक समय में तो हर जगह ही अपन देखें तो इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, उसके माध्यम से उनका भुगतान होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की जानकारी इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर किसी भी वस्तु के बारे में, चाहे वो हमारे देश की हो, अर्थात हमारे देश की ना हो, विदेशों की हो, तो हम किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत जब वस्तुओं का जो आदान प्रदान किया जाता है उसके अंतर्गत किसी भी टेक्निक का यूज किया जाता है, अर्थात इंटरनेट के माध्यम से जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के कौन कौन से प्रकार और क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहला होता है व्यवसाय से ग्राहक। अब इस प्रणाली के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारे व्यवसाय होता है वो तो हमारा विक्रेता हुआ और जो ग्राहक होते हैं वो हमारे क्रेता होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे दुकानदार रहते हैं अर्थात व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वह ग्राहकों को हर एक वस्तु की जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ही प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुक स्टोर है, अब उसको अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है तो वह ग्राहकों को क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं के बुक्स के बारे में डिटेल बता देता है और उसी के माध्यम से वो क्रय कर लेते हैं। तो वो हुआ हमारा व्यवसाय से ग्राहक। दूसरा होता है व्यवसाय से व्यवसाय। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो हमारा व्यवसाय होता है वह विक्रेता होता है और इसमें व्यवसाय जो होते हैं वही क्रेता होते हैं। अपन एक हिसाब से देख सकते हैं कि कोई एक बड़ी दुकानदार है जो कि क्या है, विक्रेता है। अब दूसरा, जैसे फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी का उदाहरण देख लेते हैं। तो थोक व्यापारी क्या करते हैं, माल को इकट्ठा खरीद लेते हैं और वही क्या करते हैं, जो हमारे फुटकर व्यापारी हैं, जो विक्रेता हैं, उनको माल का विक्रय कर देते हैं। तो यानी कि व्यवसाय से व्यवसाय में ही जब हम वस्तुओं का क्रय विक्रय इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो वो होता है व्यवसाय से व्यवसाय। तीसरा होता है ग्राहक से ग्राहक। ये अभी आपने बहुत देखा होगा, जैसे हमारा OLX आता है, ऐसे बहुत सी साइट आती हैं। तो उसमें ग्राहक क्या करते हैं, जो उनकी सेकेंड हैंड चीज़ होती है, जो उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, तो वह क्या करते हैं, इंटरनेट में वेबसाइट के माध्यम से अपनी वो वस्तु की फ़ोटो लेके या कोई संकेत लेकर वो उस पर डाल देते हैं और जो ग्राहक उसमें इच्छुक रहता है वो वहाँ से वो वस्तु खरीद लेता है। तो वो हुआ हमारा ग्राहक से ग्राहक। अब लास्ट होता है हमारा ग्राहक से व्यवसाय। अब आधुनिक समय में क्या हो गया है, ग्राहक को किस प्रकार की वस्तु चाहिए है, उसकी कैसी किस्म होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा रूप रंग होना चाहिए, फैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे ग्राहक होते हैं वह आज इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय को खुद ही बता सकते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हो तो आप भी सारी डिटेल जो होती है वो जो हमारा सेलर है उसको देते हो। इसी प्रकार से ग्राहक करते हैं, तो वो हमारा हो गया ग्राहक से व्यवसाय। इसमें सबसे पहला हुआ व्यवसाय से ग्राहक, दूसरा व्यवसाय से व्यवसाय, तीसरा ग्राहक से ग्राहक और चौथा होता है हमारा ग्राहक से व्यवसाय। अब अपन यहाँ पर देखते हैं ई कॉमर्स के अनुप्रयोग, यानी कि ई कॉमर्स का प्रयोग किस प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है उपभोक्ताओं की खोज। अब आज के ज़माने में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से, जैसे अपन को भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना है और अपन को इंटरनेट के माध्यम से चलाना है, तो अब इंटरनेट पर बहुत सारे कस्टमर रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम कस्टमर को क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से उस वस्तु की डिटेल बता सकते हैं। अब जो कस्टमर इच्छुक होगा तो वो क्या कर सकता है, पर्टिकुलर उस जो शॉप है उस पर अपना ईमेल भेजकर वो वस्तु क्रय कर सकता है। तो यानी कि उपभोक्ताओं की खोज, कितने उपभोक्ता हैं, कौन कौन उन वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हैं, वो ई कॉमर्स के माध्यम से अपन जानकारी ले सकते हैं। दूसरा होता है हमारा प्रचार।
अब क्या होता है, बहुत सारी शॉप्स रहती हैं। अब आजकल इतना किसी को टाइम नहीं रहता है कि बहुत सारे जो सेल करने वाले सेलर हैं वो अपनी दुकान पर लगाएं। तो वो आजकल सबसे सरल तरीका हो जाता है कि हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वस्तु का क्या रूप है, क्या क्वालिटी है, क्या किस्म है, किस फैशन के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें पर्टिकुलर जो दुकानदार रहते हैं वो अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं। अब वेबसाइट के माध्यम से क्या होता है, जितने भी जो कस्टमर होते हैं वो इच्छुक रहते हैं, वो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, साथ ही साथ उस जानकारी को शेयर भी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या हो जाता है, इसमें वस्तुओं का प्रचार भी हो जाता है। तीसरा देखते हैं हमारा विक्रय संवर्धन। अब जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट पर कोई चीज़ परचेज करने के लिए आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो चीज़ आपके घर पर आ गई। अब इंटरनेट पर आपने देखा होगा बहुत सारी वस्तुएं जो आपने खरीदी हैं उनकी पिक्चर वगैरह बनी रहती है और नीचे कमेंट डले रहते हैं। कमेंट में ये रहता है कि हमको इसका कलर पसंद नहीं आया, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस तरीके से। अब जो कमेंट आएंगे उनको देखकर जो शॉपकीपर होगा, मतलब कि जो उसका दुकान का मालिक होगा, वो उनमें सुधार करने का प्रयास करेगा। तो यानी कि सारी चीज़ों का समाधान करता है, जो भी समस्याएं कस्टमर को रहती हैं। इसके माध्यम से विक्रय संवर्धन यानी कि बिक्री की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लास्ट देखते हैं क्रय पूर्व जानकारी। अब जैसे कि आपको इंटरनेट पर कोई भी सामान खरीदना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सभी वस्तुओं के बारे में जानकारी लोगे कि वो जो वस्तु खरीदनी है हम कैसे खरीद सकते हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसका कलर है, क्या उसका फैशन है। यानी कि किसी भी वस्तु को क्रय करने से पूर्व आप उसकी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। जैसा आप पर्सनली किसी शॉप पर जाकर करते हैं वैसा इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हुए ई कॉमर्स के अनुप्रयोग। अब अपन देखते हैं कि ई कॉमर्स के लाभ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है विश्व बाजार। इसका मतलब ये होता है कि अब इंटरनेट के माध्यम से जो पूरा बाजार है वो एक छोटी सी दुनिया में ही सिमट गया है। अपन देश देख लें, विदेश देख लें, कोई फॉरेन कंट्री है उसकी वस्तुओं को देख लें, तो किसी भी वस्तु की जानकारी अपन इंटरनेट पर आसानी से ले सकते हैं। आपको कोई चीज़ इंडिया में परचेज करनी है तो आप कर सकते हो। इवन आप फॉरेन की भी कोई वस्तु को परचेज करना चाहते हो आसानी से आप उसको कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के माध्यम से जो पूरा बाजार है वो एक छोटी सी विश्व में ही कन्वर्ट हो गया है। तो यानी कि सारा बाजार एक हिसाब से एक ही हो गया है। दूसरा होता है तीव्र हस्तांतरण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जब ई कॉमर्स यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को क्रय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और ऑर्डर प्लेस होने के 2-3 दिन बाद ही, इवन 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के बाद आपको वो माल आपको प्राप्त हो जाता है। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग डेज रहते हैं, 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन। तो इस हिसाब से हमें कोई भी वस्तु क्रय करनी पड़ती है तो हम उस वस्तु को क्रय करते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और कुछ दिनों में वो वस्तु हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार होता है तीव्र हस्तांतरण। तीसरा होता है आगमों में वृद्धि। जब इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं का प्रचार प्रसार होता है तो वो वस्तु सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या हो जाती है, लोकप्रिय हो जाती है। अब लोकप्रिय होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक क्या करते हैं, उस वस्तु को क्रय करने के लिए इच्छुक होते हैं। अब जब वस्तुओं के क्रय में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है विक्रय भी बढ़ेगा, और विक्रय बढ़ेगा तो आगम का मतलब होता है उनकी आय में भी वृद्धि होगी। यानी कि जो दुकानदार होते हैं उनकी आय में वृद्धि ई कॉमर्स के माध्यम से हो जाती है। लास्ट होता है हमारा मानव शक्ति की कम आवश्यकता। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल दुकान होती है। अब नॉर्मल दुकान में तो हमें जो हमारे सर्वेंट होते हैं, मतलब जो दुकान पे काम करने वाले होते हैं, उनको रखना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट के माध्यम से सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो जाता है, तो हमें इसमें लोग बागों की आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि ना तो हमें कस्टमर को सामान दिखाना है, ना उनसे रेट पूछनी है, ना रेट बतानी है, कुछ भी करना नहीं होता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत जो मानव शक्ति है यानी कि मनुष्यों की संख्या कम लगती है। इस प्रकार ई कॉमर्स के लाभ हुए विश्व बाजार, तीव्र हस्तांतरण, आगमों में वृद्धि और मानव शक्ति की कम आवश्यकता। इस प्रकार अभी अपन ने पढ़ा ई कॉमर्स, उसके प्रकार, ई कॉमर्स के प्रयोग और ई कॉमर्स के लाभ। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि ई कॉमर्स की सफलता हेतु कौन से आवश्यक संसाधन हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको इंटरनेट पर अपना व्यवसाय संचालित करना है तो उसको कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहला होता है कंप्यूटर व्यवस्था। ये तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति है अगर जिसको इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यवसाय संचालित करना है तो उसके पास कंप्यूटर व्यवस्था होनी ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर व्यवस्था होगी तभी कौन कौन से ऑर्डर उसको मिल रहे हैं, कौन कौन सा उसको पेमेंट मिल गया है, इस प्रकार की सारी जानकारी वो कंप्यूटर में फीड कर सकता है। इसीलिए सबसे पहला इसमें एलिमेंट होता है कि इसके अंतर्गत कंप्यूटर व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक होता ही है। दूसरा होता है तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी।
अब इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर पर कोई भी नॉर्मल इंसान बैठ के तो कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले नहीं सकता है। इसीलिए अगर आपको ई कॉमर्स के माध्यम से व्यवसाय को संचालित करना है तो आपके पास तकनीकी योग्यता वाले यानी कि कंप्यूटर व्यवस्था को संचालित करने वाले कर्मचारी होना आवश्यक होता है। यानी कि वो कंप्यूटर से रिलेटेड उनको सारी जानकारी होनी चाहिए, कितना पेमेंट हुआ, कहाँ से अपन को ऑर्डर प्लेस करना है, कौन कौन से सिस्टम उसमें होते हैं, तो उनको सभी बातों की जानकारी उन कर्मचारियों को होनी चाहिए। तीसरा होता है इंटरनेट कनेक्शन। ये तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास कंप्यूटर है, तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी हैं, तो हमारे पास इंटरनेट होना आवश्यक है। और इंटरनेट ऐसा भी नहीं कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इंटरनेट का कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि उसकी जो इंटरनेट है की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई पेमेंट हो रहा है या हम किसी का ऑर्डर ले रहे हैं तो वो कनेक्शन बीच में ही ना कट जाए। तो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। चौथा होता है व्यापक वेबसाइट। अब मान लीजिए आप कोई वेबसाइट इंटरनेट के माध्यम से संचालित कर रहे हैं, तो आपकी खुद की एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट में आप क्या करते हैं, उस वस्तु के संबंध में सारी डिटेल देते हैं, जैसे कि उसकी क्या क्वालिटी होती है, क्या उसका डिज़ाइन है, उसके अलावा उसकी पिक्चर्स भी डाल सकते हैं अपन, कोई संकेत भी डाल सकते हैं इस तरीके से। तो आपके पास उस व्यापक वेबसाइट भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास भुगतान प्रणाली भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर जिन्होंने हमसे क्या किया है, जैसे कि हमने किसी से कोई वस्तु खरीदी है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो जो हमारे सेलर होते हैं यानी कि विक्रेता होते हैं, उनके पास बैंक से रिलेटेड या उसकी शाखा से रिलेटेड सभी सिस्टम होने चाहिए, ताकि उनको भुगतान आसानी से मिल जाए। तो ये सारे हुए हमारी ई कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक संसाधन। आज अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमें अगर कोई भी व्यवसाय संचालित करना है अथवा व्यवसाय के अंतर्गत किसी भी वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो वह आदान प्रदान के अंतर्गत संचार तकनीक अर्थात इंटरनेट का जब हम उपयोग करते हैं तो वो हमारा ई कॉमर्स कहलाता है। और जो हम देखते हैं कि आज के ज़माने में तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो मार्केट में जाए और घंटों तक वो चीज़ों को खरीदे, तो वो इंटरनेट के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ों को खरीद लेते हैं। अब आगे के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि इंटरनेट से भी जब अपन कोई चीज़ का क्रय विक्रय करते हैं तो बहुत सारे हमें नुकसान भी हो जाते हैं, और उन नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। थैंक यू।